नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और हमारे इस YouTube चैनल पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं और सारे सब्जेक्ट का से संबंधित जो भी टॉपिक है उसका वीडियो बनाते हैं। सो गाइस, आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर जो भी आर्टिकल दे रखे हैं उनमें क्या क्या बातें दे रखी हैं और उसको हम समझेंगे। तो इसके पहले हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हमने शॉर्ट में डीपीएसपी कहा था, राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसकी विशेषताएं समझी थी कि एक्चुअल में क्या होता है, किस प्रकार के पार्ट होते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती है, वो हमने देखा था। और आज हम हमारे इस वाले पार्ट में राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उसको एकदम सिक्वेंसली आर्टिकल्स को समझेंगे क्या होता है, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट कर हम स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसका जो वर्णन है संविधान के भाग 4 में आर्टिकल जो है 36 से 51 के बीच में दे रखा है। और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बस हमें इतनी बातें इसमें याद रखनी है। गैर न्यायोचित इसकी प्रकृति होती है, वाद योग्य नहीं होता है, और ये सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए जरूरी है। बस इतनी विशेषताएं आप याद रख लीजिए, इसके ऊपर एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। अब हम आर्टिकल को समझते हैं क्या है। तो आर्टिकल 36 में, क्योंकि हमने देख चुके हैं कि इसमें आर्टिकल 36 से 51 के बीच में दे रखा है, तो क्या है, तो आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। अब यहाँ पर राज्य का मतलब किसी देश या किसी स्टेट से नहीं है, राइट, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, इससे नहीं है। राज्य का मतलब कुछ स्पेशल अथॉरिटीज से है। राज्य यहाँ पर कहा गया है जो भी विधायिका कार्यपालिका हमारे देश में संचालित होती है, जो उसका मेन ऑपरेटर होता है, जैसे कि भारत सरकार या संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, कुछ अथॉरिटीज, नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यायाधीश या एलआईसी, ओएनजीसी सेल इत्यादि जो भी होता है, इसमें राज्य को शामिल किया गया है। फंडामेंटल में भी राज्य की यही परिभाषा थी और हमने इसे वहां पर अच्छे से समझाया है, राइट। तो राज्य की परिभाषा मतलब राज्य आप मोटे तौर पे समझ सकते हैं, राज्य मतलब गवर्नमेंट, सरकार, राइट, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो। तो ये 36 है। अब आर्टिकल 37 में कहा गया है कि इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अर्थात इसमें जो भी हम आगे पॉइंट देखेंगे कि जो भी है राज्य है, राइट, राज्य मतलब जो भी अब स्टेट हो गया, संसद हो गया या विधायिका हो गई, ये जब भी किसी कानून को लागू करे तो इन पॉइंट को जो हम पढ़ेंगे इनको भी ध्यान में रखे और इसके विषय में कानून बनाए, ठीक है, जिससे कि लोक कल्याण हो सकेगा और आदर्श राज्य की स्थापना हो सकेगी। अब आर्टिकल 38 हम देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। तो 38 में 2 प्रावधान है। पहला प्रावधान, एक्चुअली में स्टार्टिंग में इसमें 2 प्रावधान नहीं थे, बाद में अमेंडमेंट हुआ तो इसमें दूसरा शामिल करा, इसलिए इसमें 2 हो गए। तो आर्टिकल 38(1) इसमें कहा गया है कि राज्य जो है लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय हो सके। आर्टिकल 32 स्टार्टिंग से नहीं था, इसे 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत बाद में शामिल किया गया 1978 में। और इसमें ये कहा गया है राज्य के लिए कि आय मतलब जो भी इनकम होती है, किसी की भी आजीविका जो होती है, सुविधाओं तथा अवसर की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल जनरली आपने देखा होगा कि अमीर बहुत अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। तो यहाँ पर संविधान में कहा गया है कि कुछ इस प्रकार के उपाय किए जाए जिससे कि जो भी व्यक्तियों में जो भी एक अंतर आ रहा है, चाहे वो आय को लेकर हो, सुविधाओं को लेकर हो, या अवसर की समानता है, उसको असमानता जो है उसको दूर किया जाए। अर्थात सभी को समान अवसर मिले, जैसे कि होता किसी एग्जाम में अपियर होना रहता है तो सभी को अवसर मिले, किसी प्रकार से भेदभाव ना हो, सुविधाएं सभी को जो है मिले, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, हर प्रकार की सुविधाएं मिले। तो इसके संबंध में जो है प्रयास करना। अब हम देखते हैं आर्टिकल 39। तो जनरली आर्टिकल 39 में 6 पॉइंट दिए गए हैं, कुछ नीतियां दे रखी है, इसी में ही है। तो इसमें ये कहा गया है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियां क्या हैं। तो पुरुषों एवं स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकार दिए जाए,
समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व और वितरण हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे समाज में जो भी भौतिक संसाधन है, जल, वायु या जो भी खनिज है, उसका उचित स्वामित्व हो और वितरण हुआ जाए, यानी कि सभी तक उसकी पहुंच हो। थर्ड है कि अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों के केंद्रीकरण का निषेध है। ठीक है, मतलब उत्पादन और धन किसी एक ही व्यक्ति के पास ना चलाया जाए, तो उसके केंद्रीकरण का निषेध है। पुरुषों में स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, अर्थात कोई काम यदि समान हो रहा है तो उनको इसी प्रकार का जेंडर को लेकर भेदभाव न किया जाए। राज्य मजदूरी करने वाले स्त्री और पुरुष के स्वास्थ्य के दुरुपयोग को रोकेगा, साथ ही बालकों की अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। राज्य मजदूरी करने वाले स्त्री और पुरुष के स्वास्थ्य के दुरुपयोग को रोकेगा, साथ ही बालकों की अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। इसी प्रकार 6 है, बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना और शोषण से बचाना, जिसे 42वें अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत परिवर्तित किया गया था। अब आर्टिकल 39A, इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत बाद में इसे ऐड किया गया, जो है समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, अर्थात जो गरीबों के लिए है जस्टिस में जो है फ्री कानूनी सहायता उपलब्ध है। आर्टिकल 40 में प्रावधान किया गया था कि ग्राम पंचायतों का संगठन करना, और इसी निर्देश को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में 73 अमेंडमेंट एक्ट जो कि गांव से रिलेटेड है और 74 अमेंडमेंट एक्ट जो कि शहरी निकाय से संबंधित है किया गया। ठीक है, और इन्हें शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां और प्राधिकार देना, तो इसी को ध्यान में रखते हुए 73 अमेंडमेंट एक्ट जो है पारित किया गया था। अब है आर्टिकल 41। तो आर्टिकल 41 क्या कहता है कि काम व शिक्षा का अधिकार, बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग के लिए जो है लोक सहायता राज्य उपलब्ध कराए। आर्टिकल 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानव के लिए उचित दशा तथा मातृत्व सहायता पाने के लिए प्रावधान। आर्टिकल 43 कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर व अवकाश की व्यवस्था करना और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना शामिल रहेगा। आर्टिकल 43A, जिसे कि 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जो है शामिल किया गया, वो इसीलिए यहाँ पर ए दिया गया है, पहले मूल संविधान में नहीं था, बाद में ऐड किया गया, तो इसी में इसको ए दे दिया गया। उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता। आर्टिकल 43B, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन के बारे में प्रावधान किया गया और इसे 97 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाता है, आर्टिकल 44 देखो दोनों इक्वल है, इसी से रिलेटेड है, याद रखने में आसानी रहेगी कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करना। ठीक है, तो राज्यों से ये अपेक्षा है कि वे नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करें। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं आर्टिकल 45 की, बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक्चुअली में जब संविधान हमारा पारित हुआ था तब आर्टिकल 45 में प्रावधान था जो अब नहीं है। क्या था कि जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क जो है एजुकेशन उपलब्ध कराना। पहले वो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत था, DPSP में था, लेकिन बाद में 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसे आर्टिकल 21A के तहत फंडामेंटल राइट बना दिया गया। क्या है आर्टिकल 21A में कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। अब ये जो DP 45 खाली हो गया तो फिर इसमें जो है ऐड किया गया 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करना। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। और यानी कि 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 45 की जो विषय वस्तु थी उसे परिवर्तित किया गया और जो पहले इसमें विषय वस्तु थी उसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया आर्टिकल 21A के तहत। अब आर्टिकल 46 की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम एग्जाम में अगर DPSP से रिलेटेड आर्टिकल्स पूछे जाते हैं तो 44 हो गया, 46 हो गया, 50 हो गया, ये डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो 46 इसको याद रखने का तरीका है कि हम इसको हिंदी में 46 कहते हैं। तो 46 मतलब छात्रवृत्ति, मतलब आरक्षण, तो केवल याद रखने के पर्पज से है, तो हम याद रख सकते हैं। तो इसमें क्या प्रावधान है
कि SC/ST दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना इसमें शामिल रहेगा। और आपको ध्यान होगा इसके तहत कई अमेंडमेंट एक्ट पारित किए गए, यहाँ तक कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 में जो में भी अपवाद है, लेकिन इनके लिए जो है आरक्षण है या बहुत सारे जो है प्रावधान किए जाते हैं। आर्टिकल 47 इसमें कहा गया है कि पोषाहार का स्तर बढ़ाना न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर संबंधी सरकार का कर्तव्य रहेगा, यानी कि कुपोषण को दूर करने का प्रयास करना हर स्तर पर, जिससे क्योंकि कुपोषण नहीं रहेगा, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ठीक है। आर्टिकल 48 इसमें कहा गया है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग, गाय बछड़े और अन्य दुधारू पशुओं की नस्लों का सुधार और बलि पर रोक जो है आर्टिकल 48 में शामिल है। आर्टिकल 48A इसे भी 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। इसमें प्रावधान किया गया है, कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा इसमें शामिल है। और इसी से संबंधित कई जो है अधिनियम भी पारित किए गए हैं जो हमारे पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करते हो। आर्टिकल 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक है, स्थान है और वस्तुओं को संरक्षण करना का उनका संरक्षण करना। आर्टिकल 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कई बार पूछा गया है। तो आर्टिकल 50 एंड लास्ट है DPSP का आर्टिकल 51 जिसमें कहा गया है कि इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना, दूसरे देशों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बनाना, क्योंकि अगर हमारी कूटनीति या डिप्लोमेसी अच्छी रहेगी तो इससे हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, हमें जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विभिन्न प्रकार से फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर हमने बात करी है DPSP के मूल जो भी आर्टिकल्स है उसके बारे में बात करी। हम यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे DPSP या जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं उनका जो वर्गीकरण है बेसिकली 3 प्रकार से किया जाता है, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत के आधार पर। तो जो समाजवादी सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करते हैं, सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। तो हमने जो भी आर्टिकल 36 to 51 देखे हैं उनमें कौन कौन से ऐसे आर्टिकल है जो समाजवादी सिद्धांत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो याद रखना है आपको। आर्टिकल 38 इसमें याद होगा आपको, सुविधा की असमानता को समाप्त करने के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 39 जिसमें 6 प्रावधान किए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 39A निःशुल्क कानूनी सहायता वाला। इसी तरह आर्टिकल 41, 42, 43A और 47 इसमें शामिल है। अब गांधीवादी सिद्धांत मतलब जिसमें गांधीवादी विचारधारा पर जो आधारित थे, जैसे कि हमेशा वो दलितों के बारे में बात करते थे, छुआछूत का विरोध करते थे, या जो है गाँव के उत्थान की बात करते थे। तो इसमें शामिल है आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 और 48 इसके तहत शामिल। इसी प्रकार जो उदार बौद्धिक सिद्धांत है उसमें उदारवादिता की विचारधारा को अपनाया गया है और इसमें शामिल किया गया है आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51 जो है उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। सो गाइस, हमने हमारे इस वीडियो में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात करी है, DPSP के बारे में, बेहद इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली इसमें से कुछ आर्टिकल एग्जाम में कंटिन्यू हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं पसंद आया तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।